बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में और वर्किंग ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बात शुरू हो रही है इन 1969 एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको आरपा कहा जाता है, एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क कॉल्ड आरपा नेट फॉर डिफेंस एंड रिसर्च पर्पस। वैसे तो जंग अजीम जो दोम थी उससे इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई थी नेटवर्किंग के अंदर, लेकिन डिफेंस पर्पस के लिए जो है वो 1969 के अंदर जो था आरपा नेट के नाम से जो है वो एक नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया गया। इंटरनेट वी हैव राइट नाउ इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द आरपा नेट ऑफ दैट टाइम। उस वक्त का जो आरपा नेट था जो कि यूएस के अंदर जो था वो डिफेंस पर्पस के लिए बनाया गया था, असल में जब वो एडवांस फॉर्म इख्तियार कर गया तो उसको फिर ये कहा गया कि वो जो है वो इंटरनेट की शक्ल के अंदर आया और फिर वो इतना फैलता फैलता किसी एक कंट्री तक कन्फाइंड नहीं रहा। जो कि आरपा नेट था वो एक पर्टिकुलर कंट्री तक, एक पर्टिकुलर स्टेट तक जो था वो आप कह लें कि कन्फाइंड था। और बाद में इसके ऊपर जैसे जैसे पर्पस इसका जो है वो यानी एक्सटेंड होता गया, इसका यूजर्स बढ़ते चले गए, हर कंट्री को उसकी जरूरत पड़ी, तो ये फैलते पूरी दुनिया को उसने कवर अप कर लिया। तो बात यानी अगर आप हिस्ट्री की बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो यूएस के डिफेंस पर्पस ने आरपा नेट का जो आगाज किया था वहां से इसका स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर ये जो है वो आगे नेक्स्ट मूव करता है। दिस नेटवर्क वाज वाइड एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली हर इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन एक्चुअल में दो आरपा नेट था ना, वो एक वाइड एरिया नेटवर्क था, लेकिन वो इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट की बेस था। जैसे अगर आप कहें कि जो कि हमारे पास अबैकस था, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो अबैकस जो था वो पहला कंप्यूटर था, हालांकि वो कंप्यूटर तो नहीं था, वो तो एक रैक था जिसके अंदर जो थे आपको पता है बम्बो स्टिक होती थी उसके अंदर, और बम्बो स्टिक के ऊपर कुछ बेड्स वगैरह थे जिसको मूव किया जाता था, तो कुछ प्लस माइनस वगैरह आप सिर्फ उसके ऊपर कर सकते थे, एक कैलकुलेशन का काम कर रहा था। लेकिन उसको चूंकि वो बेस बना इसकी कंप्यूटर की, तो इस वजह से हम कहते थे कि वो भी कंप्यूटर है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्पस वो ऑब्वियसली फुलफिल नहीं कर रहा था। जो आजकल का कंप्यूटर जो है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता था ना, उसके ऊपर टेक्स्ट जो था वो आप राइट कर सकते थे ना, इस तरह के जैसे कैलकुलेशन उसके ऊपर की जा सकती थी, वो फिर बेस बना। अगर वो ना बनता तो आगे भी कंप्यूटर के अंदर एडवांसमेंट वगैरह नहीं आनी थी। हमेशा जब भी कोई चीज आती है ना तो वो बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैप होती है, लोग उसको मानते ही नहीं, बल्कि अक्सर मेजोरिटी जो लोग होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसके अंदर तो कुछ है ही, ठीक है। और जब जैसे जैसे उसके ऊपर फिर काम होना शुरू होता है, जिसके ऊपर लोग जो है वो आते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और फिर रिसर्च होती है और फिर उसके लिए टीम बनती है, तो फिर वो फैलते हुए पूरी दुनिया को अपने आप कह लो कि अपने घेरे में ले लेता है और फिर लोग उसको मानना भी शुरू कर देते हैं। जब उनको कहा जाता है कि इसको मान लो, उसको कोई नहीं मानता, लेकिन जब वो चीज दुनिया को छोड़कर इंसान उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है तो उस वक्त लोगों को नहीं कहना पड़ता कि आप उसको माने, बल्कि लोगों को ऑटोमेटिकली फिर उसको मानना पड़ता है, यू नो। जो कि आप देखोगे जिसने पहला जहाज बनाया था, अगर वो ये लोगों से जब उसने आइडिया शेयर किया होगा, सोचो कि यार एक ऐसा एक आइडिया तो शेयर करते हैं ना, मतलब ये मेरा ख्याल है कि जहाज है वो एक ऐसे डिवाइस है जो कि हवा में उड़ेगी, उसके अंदर बंदे बैठे, तो बंदा कहेगा अच्छा तो किसी से बनाना लोहे का, पागल हो गया, लोहा हवा में उड़ेगा, लोहा हवा में उड़ेगा, लोहे के अंदर बंदे बैठे हुए, पागल है, यू नो। तो ये आइडियाज इस तरीके से होते हैं। जब किसी ने जो है वो टेलीफोन का आइडिया दिया होगा कि मैं पता नहीं कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के फासले पर मैं अपनी आवाज को पहुंचा सकूंगा, तो लोगों ने क्योंकि उनको जो जितना वो जानते थे उसके मुताबिक सोचा, अच्छा उसने कहा आप जितने जोर का बोल लो ना, जितना जोर का बोल लो, तो आपका 1/2 किलोमीटर तक आवाज बड़ी मुश्किल से जाती है, तो हजारों किलोमीटर का फासले पर आपकी आवाज आएगी। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि किस मीडियम के जरिए से या किस सोर्स के जरिए से ये ट्रेवल करके वहां तक पहुंच सकती है। तो उस वक्त लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया होगा कि जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी कह लो कि वो चीज़ जो है वो होना शुरू हो गई और फिर वो चीज़ जो थी वो एक्सटेंड हुई और वो दुनिया के सामने आई भी सही, और आज उसी की एक कोशिश और काविश का नतीजा है कि जो हमारे पास जो है वो आज जो है ये सर्विसेज जो है वो मौजूद है। तो ये इस तरीके से हिस्ट्री शुरू होती है। तो इंटरनेट का भी जो यूज़ है या इसकी जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके से जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते है, फिर ये मूव करती है। तो अब आगे हम देख लें कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क था जो कि आरपा नेट था, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क था और बट वाज कवरिंग लिमिटेड कंप्यूटर्स ओनली, लेकिन ये सिर्फ इसके अंदर कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स थे, ज्यादा कंप्यूटर्स इसके अंदर नहीं थे। एंड इट हैड ओनली 4 होस्ट कंप्यूटर्स एट दैट टाइम, ठीक है। होस्ट जो कंप्यूटर थे, जो सर्विसेज थे, जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड थे, वो सिर्फ 4 कंप्यूटर उस वक्त कनेक्ट हुए। अब होस्ट कंप्यूटर के बारे में लिखा है। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है? होस्ट कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क।
यानी आप सर्वर कह सकते हैं आप उसको। लेटर ऑन another research organization called National Science Foundation NSF expanded this network and established 5 supercomputing centers for the research purpose। यानी बात के अंदर NSF जो थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे ARPA नेट जो था इसको एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, ARPA जिसको कहा जाता है, उसने इसको डिजाइन किया। उसके बाद NSF आ गया तो NSF ने फिर 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स उसके लिए स्टैब्लिश किए रिसर्च पर्पस के लिए कि उसके ऊपर रिसर्च की जाए। एक्चुअली में रिसर्च के जरिए से ये सारी चीज आई है, और शुरू में जो है वो एक जो आइडिया आता है बड़ा रफ सा होता है, फिर उसके ऊपर जब वो चीज बन जाती है ना तो फिर आपको बहुत सारा जो पीछे काम होता है ना वो बना बनाया आपको मिलता है। तो जहां दूसरे बंदे का टाइम वेस्ट होना होता है ना, वो टाइम चूंकि बच जाता है तो वो वहां से थिंकिंग उसकी शुरू होती है। तो जहां दूसरे बंदे की खत्म होगी वहां से अगला बंदा उसको स्टार्ट करेगा। तो सोचो एक इंडिविजुअल जो रुका हुआ है वो तो उसको मीट ही नहीं कर सकता उसको, कि वो एक जगह बैठा हुआ है और पूरी पूरी टीम है, पूरे पूरे साल है, 10-10 साल, 5-5 साल लाइफ लोगों में लग जाती है एक चीज को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। जब चीज बन जाती है तो उसके रेप्लिकास और फिर वो चीजें आना। आइडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उसके ऊपर काम करना, उसको प्रैक्टिकल शक्ल देना, और फिर उसको जो आप सोचते हो एक्चुअल में ऐसे ही होता है कि आप एक ख्याल होता है आपके ज़हन के अंदर, एक थिंकिंग होती है कि ऐसा हो सकता है। तो वैसा जब आप उसको ओवर द पेपर आप लेके आते हो, उसकी डिस्कशंस होती है, फिर उसको एक मॉडल की शक्ल आप उसको देते हो, उसकी सिमुलेशंस होती है जिसको फिर टेस्ट किया जाता है, फिर उसकी यानी एक पूरा एक मॉडल बनता है, एक पूरा लाइफ साइकिल इसका होता है। जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है, इस तरीके से फिर वो चीज़ चलती है और फिर वो आहिस्ता 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 एक बहुत बेहतरीन चीज़ के तौर पर सामने आ जाती है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब शुरू में इस फॉर्म में नहीं थी, फेसबुक शुरू में इस फॉर्म में नहीं थी। आपको पता है ना कि एक वेबसाइट थी हॉट और नॉट के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी, और उसके ऊपर उस वक्त सिर्फ एक फोटो शेयर करके सिर्फ ये बताया जाता कि हॉट है या नहीं, ठीक है। लेकिन आज कल जो है वो एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन अगर वो ना बनती तो आज जो फेसबुक हमारे पास इस शक्ल में है ये ऐसे ना होती, ऐसा है ना। तो शुरू में बड़ा एक स्टूपिड किस्म का आप कह लें आइडिया होता है, लेकिन उसके पीछे काम होता है तो उसमें से कोई ना कोई राह निकल आती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो जब लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो फिर तो आपको पता है कि फिर वो जो चीज़ होती है वो बहुत तेजी के साथ फैलती है, और वो इतनी तेजी के साथ फैलती है कि फिर आपको उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद आप आ जाएं जी, दिस फॉर्म्ड अ वेरी हाई, अब जब ये फॉर्म हुआ तो दिस फॉर्म्ड अ वेरी हाई स्पीड नेटवर्क व्हिच वाज कॉल्ड एनएसएफ नेट। पहला जो था वो आरपा नेट था, दूसरा जो एनएसएफ ने बनाया वो एनएसएफ नेट था। जनवरी 1st 1983 is considered to be an official birthday of the internet because of the invention of the communication protocols like TCP/IP। ये इस वक्त इन्वेंट हुआ था 1983 के अंदर, इसका खास यूज हुआ, यहाँ से इसकी एक्चुअल में बर्थडे स्टार्ट होती है 1983 से। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं। एंड दीज प्रोटोकॉल्स हेल्प द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी मदद से एक्चुअल में आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ट्रांसमिशन को जो कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आईपी होता है हर कंप्यूटर का डिवाइस का, उसकी मदद से एक जो ट्रांसमिशन आपका हो रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, एक नोड से दूसरे नोड तक, एक होस्ट से एक दूसरे क्लाइंट पर या सर्वर, और आपस में जो नोड्स कनेक्टेड है वो शेयरिंग जो कर रहे हैं वो इस प्रोटोकॉल्स की वजह से कर रही है, TCP/IP। तो ये थी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें हम ये कह सकते हैं कि 1969 से बात शुरू हुई, उसके बाद 1983 और उसके अंदर जो है एनएसएफ की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक फॉर्म किया, तो एक आरपा नेट और एक एनएसएफ नेट, ये दो हैं। और उसके बाद TCP/IP जो था ये इसका इन्वेंट होना और यहाँ से इसकी इंटरनेट की बर्थ जो है वो स्टार्ट होगी। यानी आरपा नेट और एनएसएफ नेट और द बर्थ ऑफ इंटरनेट फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल, दैट इज द सिंपल हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्किंग किस तरीके से होती है इसकी, वो आप देख लें। एन इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजेस द टेलीफोन लाइन और DSL टू कनेक्ट टू एन इंटरनेट। यानी आपको क्या करना होता है, आपको एक राउटर, एक डिवाइस जो होती है वो आपको यूज करनी होती है, और उस डिवाइस की मदद से जो है वो आप जो है वो नेक्स्ट आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, अपने एक सिस्टम को जो है दूसरे सिस्टम के साथ आप क्या कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो। ठीक हो गया। तो अब ये DSL जो होती है ये क्या काम करती है, जो इसको मॉडेम कहा जाता है, ये क्या काम करती है। DSL जो कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको कहा जाता है, आरा मॉडेम ट्राइज टू कनेक्ट टू एन ISP। ये आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपकी कंपनी होती है जिसकी आप एक्चुअल में डिवाइस यूज कर रहे होते हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान के अंदर वाई ड्राइव है, इसका एक नाम है। उसके अलावा है तो जोंग, इसकी जो है वो 4G डिवाइसेस है। और उसके अलावा है तो वैसे तो जो बाकी सेलुलर कंपनीज है जिसके यूफोन है, टेलेनॉर है, मोबिलिंक है वगैरह, जैज, ये भी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको आप हॉट
स्पॉट बना के आप उसको आप यूज करके इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा पीटीसीएल जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस का, वो उसकी बहुत बेहतरीन सर्विस है। अगर वो चलता रहे तो उस जैसा कोई इंटरनेट दुनिया के अंदर नहीं, बहुत, यानी पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन उसकी सर्विसेज है। दुनिया के अंदर तो खैर मैं शायद ना कह सके, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए अगर आप दुनिया कंसीडर करें तो पाकिस्तान के अंदर वो बेस्ट है, उससे अच्छी कोई सर्विसेज नहीं है। लेकिन उसके अंदर इशूज पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब वो काफी उन्होंने मिनिमाइज किए हैं। उसकी मैनेजमेंट बेहतर होने की वजह से बहुत बेहतर हो गया इंटरनेट। हमारे पास जो कनेक्शन हम जो अपने इदारे के अंदर यूज करें वो पीटीसीएल के, और हम उससे आपके लेके बहुत सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसकी जो सर्विसेज है, उसका यूज है, वो बहुत बेहतरीन किस्म के। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर है। तो जो है, यानी होता क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो आप आपका एक राउटर यूज कर रही होती है, वो एक डिवाइस यूज कर रही होती है, वो डिवाइस होती है आपको आईएसपी के साथ कनेक्ट करती है। जैसे मैंने अभी नाम लिया पीटीसीएल, आप पीटीसीएल को क्या लगे, पीटीसीएल है वो आपसे उसकी सर्विसेज ले रहे हो, तो पीटीसीएल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डिवाइसेस हैं, तो ईवो वगैरह ये सारे जो हैं वो जहाँ से आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो जब आपका पैकेज खत्म हो जाता है, असल में वो पीछे से सर्विस आपकी एंड हो जाती है। टाइम चल रहा होता है, एक तो टाइम, अगर टाइम उसका खत्म हो गया, पैकेज के अंदर एमबीज वगैरह या जीबी जो भी डेटा पड़ा हुआ था वो लॉस्ट हो जाता है, टाइम फैक्टर की वजह से एंड हो जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा। या फिर आपका डेटा उससे पहले आप यूज कर लेते हो तो तभी ब्लॉक हो जाएगी। दोनों दो मेन रीजन होती है जिसके बेस पर, और यहाँ पे ऐसे कोई इशू आ जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह तरह से उसकी तरफ से कोई इशू आता है ओवरऑल, तो उससे अगर आपका नेट ना चले, या बाज़ दफ़ा जो होता है कि ब्लॉक कर दी जाती है, जैसे कोई रीजन है खास तौर पर, जैसे मुहर्रम उल हराम के दिन आते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई इशू वगैरह हो तो जैसे सिम वगैरह ब्लॉक हो जाती है, या उसकी कोई वैसे इशू हो जाता है, प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो उसके लिए फिर इंटरनेट सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये बैक से कैसे बंद होती है, एक्चुअली में उसके बैक पे आईएसपी है। आपकी नेट डिवाइस चल रही है, आपका पैकेज हुआ हुआ, आपका टाइम भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप नेट आपका नहीं चल रहा है। क्या वजह है, यानी बैक से गवर्नमेंटल कुछ पॉलिसीज होती है जिसकी बेस पर उसको जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि जब एक सिचुएशन है उसको जो है गुजरना है, एक इवेंट है उसको गुजरना है, उस इवेंट के बाद उसको दोबारा से रेज्यूम कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको एक्सेस देते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो कुछ बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्चुअल में कहा जाता है आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, ISPs are the companies providing the services of the internet to the individuals and the groups. ISP in the Pakistan include the Wateen. Wateen का भी एक नाम है, उसके बाद Vytry, PTCL, QB, and these the ISPs are connected to a large ISP. ये ISP पीछे से किसी और से सर्विसेज ले रहा है, यानी इनको भी तो पीछे से कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ये they are not the inventors, they are not the owner. लेकिन ये एक्चुअल में जो आपकी जैसे PTCL है, तो PTCL को पीछे से कनेक्शन कहीं से आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे दुबई है, तो दुबई से आपको इंटरनेट की सर्विस जो पीटीसीएल को मिल रही है, पीटीसीएल के पास जो इंटरनेट आता है वो फिर आगे शेयर करता है दूसरी डिवाइसेस के पास। यानी पीटीसीएल का भी पीछे कोई आईएसपी, उसे कहते हैं हम लार्ज आईएसपी, उसके पीछे कोई और होगा वो। लेकिन आ जाके अगर हम ये सोचें कि अच्छा ठीक है हमारी डिवाइस हो गई, उसके पीछे एक जोन हो गया, जोन फॉर एग्जांपल पीटीसीएल से लिया हुआ है, पीटीसीएल ने आगे दुबई से लिया हुआ है, दुबई ने किससे लिया हुआ है, क्या बाकी कहाँ जाके रुकेगा। तो हम फिर इसमें से क्या सोचें कि अल्टीमेट कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो अल्टीमेट अगर हम देखें ना जाके, तो ये शुरू में तो आईएसपीज है, लेकिन बाद में जाके पूरी दुनिया आपस में इस तरीके से चेन की शक्ल में कनेक्ट हो जाती है कि आपको ये लगता है कि इसके अंदर कोई ऑनर तो है ही नहीं, इंटरनेट का कोई स्पेसिफिक ऑनर नहीं है। बाद में ये एक चेन बन जाती है, कुछ कहीं से डेटा आ रहा है, दूसरे वाला तीसरे से ले रहा है, तीसरे वाला फिर पहले वाले से ले रहा है, पहले वाला फिर दूसरे से ले रहा है, दूसरे वाला फिर तीसरे वाले से वो सर्विसेज ले रहा है। तो ये सर्विसेज आपस में इतनी इंटरलिंक्ड हो जाती है कि हम फिर ये नहीं कह सकते कोई स्पेसिफिक इसका जो है वो ऑनर है। और ये शेयरिंग की वजह से ही है कि इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो पूरी दुनिया के अंदर फिर वो आम हो जाती है, और पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल यूज किया जा रहा होता है। These ISPs are connected to the large ISP. Larger ISPs are connected to the internet backbone. Backbone होती है which are connected using the fiber optics under sea. वैसे तो आपको पता है पूरा जो कनेक्शन वगैरह आ रहा है वो समंदर के रास्ते से जो है वो आपके हैं कि कुछ कनेक्शंस है जिसको आप ये कह लो कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं जो लाइट की मदद से जो उसके जो है वो डेटा ट्रैवल करता है, बहुत फास्ट होती है। तो वहां से एक सारा कनेक्शन हमारे पास आ रहा होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको अप्लाई कर लें, अच्छी नहीं लगी उसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।